हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। और आज हम आ गए अपने हिस्ट्री के लिए नए लेक्चर के साथ। हिस्ट्री के लेक्चर सब होंगे जो बेसिकली एमसीक्यू पर फोकस्ड होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है और आप अगर टेस्ट दे रहे हैं अपने आप से। और एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू की क्या रेलेवेंस है रिगार्डिंग आर सिलेबस की। इस एमसीक्यू क्यों यहाँ डाला है, या वो एमसीक्यू किस टॉपिक से आता है और उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है ना। रीडिंग मटेरियल या रीडिंग सोर्स जो है उस क्वेश्चन का वो कहाँ है। रीडिंग मटेरियल या रीडिंग कोर्स और उस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि बस एमसीक्यू कर लिया, टिक लगा दिया, चार चीज़ें मैंने बता दी, चार चीज़ें आपने याद कर ली, ठीक है हो गए एमसीक्यू, चलो टाटा बाय बाय। वो नहीं करना है ना। अंतर होता है एक, हिस्ट्री की प्रिपरेशन में और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में अंतर होता है एक। देखो, रियल हिस्ट्री पढ़नी है तो यहाँ आओ, एमसीक्यू पढ़ो, उनके सोर्सेस पढ़ो, ठीक है। बाकी रट्टे मारने हैं, पूरा यूट्यूब पड़ा है, वहाँ चले जाओ। अगर बस क्वेश्चन देख के चार में से एक पे लगाना कि हाँ जी लगा देंगे, बस हो गया, वही करना, तो फिर यूट्यूब भरा पड़ा उन सब चीज़ों से। रियल में हिस्ट्री पढ़नी है, वेरी वेलकम। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पनिनी इज द ऑथर ऑफ, पनिनी किसके लेखक हैं? पनिनी किसके लेखक हैं? पनिनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय इतिहास के काफ़ी चर्चित चेहरों में से एक है पानिनी। पानिनी का कंट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है? जब आप वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, जब आप लिटरेरी सोर्सेस पढ़ेंगे हिस्ट्री के, तब आपको पता चलेगा कि पानिनी क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही अंधाधुंध नहीं डाल दिया, कुछ सोच के डाला है मैंने। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा क्वेश्चन है अष्टाध्यायी, तीसरा क्वेश्चन निरुक्त, तीसरा ऑप्शन है निरुक्त, चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। ठीक है, महाभाष्य है, अष्टाध्यायी, निरुक्त या अर्थशास्त्र। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, वीडियो पॉज कर लो, आंसर अपने आप से लगाओ, हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं रुक जाता हूं 2-3 सेकंड। ठीक है, तो आंसर है इसका पतंजलि का, पाणिनि का पाणिनि महाभाष्य। ठीक है, पाणिनि और पतंजलि दोनों आसपास ही होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। पाणिनि का ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी। बताया ना, पतंजलि और पाणिनि में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन बच्चों को भी होता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी। पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, लिटरेरी सोर्स है, और लिटरेरी सोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए, हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में लिटरेरी सोर्सेज से कई बार क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो मौर्यन एम्पायर के, गुप्ता एम्पायर के, कनिष्क, मगध, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज, जैन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज कभी अवॉइड नहीं करने एग्जाम के लिए। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज अच्छे से याद करके जाने हैं फॉर एवरी एम्पायर एंड एवरी हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, इसलिए पाणिनि को यहाँ रखने का ज़रूरी था। अब आते हैं सेकंड पे, प्योर फैक्ट बेसिस। देखो, हर टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, फैक्ट बेसिस, रिमेंबर बेसिस। ठीक है, बहुत अच्छे भी फैक्ट हैं, कुछ थोड़े दिमागदारी फैक्ट है, और जैसे जैसे एमसीक्यू सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एमसीक्यूज का भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उपेंद्र सिंह मैम की बुक में दिया हुआ है, पहले ही पेज है उसका, राइट साइड वाला पेज, वहाँ पे तीसरी चौथी लाइन में लिखा हुआ है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन।
ठीक है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो एक तो ये शायद PYQ भी है, जब JNU एग्जाम कराता था तब शायद आया हुआ था ये, इसलिए भी ज़रूरी है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे फैक्ट्स में गिना जाता है कि जो फैक्ट एग्जामिनर पूछना चाहता है बच्चों से, जस्ट टू टेस्ट योर जनरल नॉलेज। GK फैक्ट है, ठीक है, नॉट अ हिस्ट्री फैक्ट। हिस्ट्री वाले फैक्ट थोड़े, जैसे कि पन्निनी का अष्टाध्यायी देखा हमने, ठीक है, पन्निनी का अष्टाध्यायी देखा, वो हिस्ट्री वाला फैक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा GK फैक्ट की तरफ हो जाता है, तो याद होना चाहिए। वैसे तो आंसर सबको आ गया होगा इसका, 1871 आंसर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश 1871 विद अलेक्जेंडर कनिंघम एज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसी टाइम पे हमें थोड़े बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस मिले थे, ठीक है। जब रेल की पटरियां बिछा रहे थे तो तब क्या मिली थी? ईंटें। IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंटें मिली थी ना तब। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ईंटें मिली थी, तो उस एक्सकेवेशन को कैरी ऑन करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई, जिसका कि नाम पड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साउथ इंडियन हिस्ट्री एक बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर्स का क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्थ इंडियंस जो है बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है उसको सही से नहीं पढ़ पाते या उसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी कठिन है। जो हम लोग साउथ इंडियन हिस्ट्री के मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा जब यूट्यूब पे, तब आप देखिएगा कि हम कितने सारे वर्ड्स हैं जिनको हम सही से स्पेल भी नहीं करते, ठीक है, उनका हम प्रोनाउंस भी नहीं करते, उनका हम प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर रहे होते हैं उन वर्ड्स का। ये साउथ इंडियन हिस्ट्री बहुत ही रिच हिस्ट्री है, ठीक है, और काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो तोलकप्पियम इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग। तोलकप्पियम सबसे पुराने जीवित रहने वालों का नाम है। क्या जीवित रहने वालों का नाम है? तेलुगु ग्रामर, तमिल ग्रामर, मलयालम ग्रामर या नन ऑफ द अबव? तेलुगु व्याकरण, तमिल व्याकरण, मलयालम व्याकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से कुछ भी लगाइए जो आपका मन हो। वैसे पढ़ा होगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तोलकप्पियम भी हमारा लिटरेरी सोर्सेज में ही आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है टू रिकंस्ट्रक्ट दी साउथ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। साउथ इंडियन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है तोलकप्पियम। जब मैं साउथ इंडियन बोलता हूँ तो जिन्होंने थोड़ी सी भी साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आइडिया होगा ही मैं किस एज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर आ गया होगा अभी तक, तमिल ग्रामर ऑब्वियसली, ठीक है, तमिल ग्रामर आंसर है। संगमवेद जब आप लोग पढ़ोगे अपने कोर्स में तो तोलकप्पियम के बारे में भी पढ़ोगे ऑब्वियसली, ठीक है। वहाँ पर तोलकप्पियम के बारे में काफ़ी डिटेल में है, अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है तोलकप्पियम का, तोलकप्पियार का तोलकप्पियम, ठीक है। जैसे इंडिया में पन्निनी का अष्टाध्यायी है, ओके। अगला क्वेश्चन आते हैं। वात्स्यायन फेमस वर्क दैट आल्सो डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन मैन्स लाइफ। वात्स्यायन का प्रसिद्ध कार्य जो आम आदमी के जीवन को भी दर्शाता है। देखो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में हंसी मजाक में सुना ही होगा। वात्स्यायन का जो भी रचना, वात्स्यायन की जो रचना है, कई बार हंसी मजाक में चीज़ें निकाल देते हैं लोग, पता भी नहीं होता। आई एम डैम श्योर 90% से ज़्यादा लोगों ने किताब को देखा भी नहीं होगा कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर ये किताब पढ़ी होती तो उस वे में नहीं बोला जाता जिस वे में ये वो यूज़ किया जाता है वात्स्यायन की इस रचना को। इसीलिए वात्स्यायन का ये वाला क्वेश्चन डाला कि थोड़े से मिथ बस्ट हो, ठीक है, ताकि जो दिमाग में जो एक इमेज बन रखी है, स्टीरियोटिपिकल सोच जो हो रखी है वात्स्यायन के इस वर्क को लेकर, वो थोड़ा चेंज हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बेहतरीन सोशल नॉर्मेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन सोशल टेक्स्ट है और एक नॉर्मेटिव टेक्स्ट है। देखो काफ़ी तरह के टेक्स्ट होते हैं, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री अच्छे लेवल पर पता चलेंगी चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, सोशल टेक्स्ट है, ओके। वात्स्यायन फेमस वर्क दैट आल्सो डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन मैन्स। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। सूत्र, ग्रह सूत्र, काम सूत्र, ग्राम सूत्र। आंसर ऑब्वियसली काम सूत्र है। देखो काम सूत्र में लगभग 8 से 9 चैप्टर्स हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 से 9 चैप्टर्स है काम सूत्र में। उनमें से सिर्फ एक चैप्टर है जो कि काम के बारे में बात करता है। काम मतलब इंसान की
संभोग इच्छा जो होती है उसके बारे में डिस्कस करता है जो, ठीक है। जो आश्रम सिस्टम होता है आश्रम सिस्टम जो होता है हिंदुइज्म में, ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है व्यक्ति के जीवन का, जिसको कि गृहस्थ जीवन कहा जाता है। तो उस गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, समाज में किस तरह से व्यवहार आचार रखना है, उसके बारे में वात्स्यायन का कामसूत्र बात करता है कि सामाजिक रिश्तों में किस तरह से रहना है और हर एक प्राणी की क्या भूमिका रहती है समाज में, उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है इस काम में, ठीक है। बट लोगों का वही है, जो हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहे हैं बस। काम सूत्र है, काफ़ी अच्छा सोशल टेक्स्ट है, अगर आपको कभी मौका लगे तो ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए वो टेक्स्ट, क्योंकि वो बताता है कि सोसाइटी में किस प्राणी का क्या कार्य है, एक समाज में किस तरह से व्यवहारिक तरीके से रहा जाता है, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? ये भी PYQ ही है, नाट्यशास्त्र के रचयिता। देखो नाट्यशास्त्र क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और बेसिकली जो विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट मतलब जो जिसको हम देख पाते हैं, जैसे कोई फोक डांस हुआ, फोक थिएटर हुआ, थिएटर जो होता है ना, जिसको हम देख पाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, तो वो कहाँ से डिराइव होती हैं? सारी सारी नाट्य शास्त्र से डिराइव होती हैं, है ना। नाट्य शास्त्र का इंडियन कल्चर को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ रहा है, ठीक है। नाट्य शास्त्र इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ डाला है क्योंकि नाट्य शास्त्र को अक्सर अंडरमाइन किया जाता है, उतना क्रेडिट इस टेक्स्ट को नहीं मिला जितना क्रेडिट इसको मिलना चाहिए था, ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा, पर नाट्य शास्त्र को वो नहीं मिला जो जिसका वो हकदार था हमेशा से, ठीक है। नाट्य शास्त्र ऑप्शन है वासुमित्र, नागार्जुन, भास, भरत मुनि, सारे अपने आप में लेजेंडरी फिगर्स है इंडियन हिस्ट्री के, और सारे फिगर्स से मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ आने वाले MCQ सीरीज में, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र का आंसर आपको आ गया होगा अभी तक, भरत मुनि आंसर है, ठीक है। भरत मुनि आंसर है नाट्यशास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क वॉज द फॉलोअर ऑफ, कनिष्क किसके अनुयायी थे? सबसे ज़्यादा पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले किंग कनिष्क। देखो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो CUT PG हो, चाहे वो CUT UG हो, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, CDS हो, UPSC हो, कनिष्क को नहीं छोड़ सकते आप, यू कांट इग्नोर कनिष्क, ठीक है। क्योंकि कनिष्क ने एक ऐसा पीरियड लाया था इंडियन हिस्ट्री का जो कि देखो किसी भी पीरियड को ऐसा गोल्डन पीरियड कहना ना, बाकी पीरियड्स के साथ एक नाइंसाफी सी होती है, क्योंकि आप किसी एक पीरियड को ऐसा सिग्निफाई गोल्डन पीरियड नहीं कह सकते। जैसे समुद्रगुप्त के पीरियड को या गुप्ता पीरियड को बड़ा कहा जाता है गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड था, बट हर एक पीरियड के अपने प्रोज होते हैं, हर एक पीरियड के अपने कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एक पीरियड को ऐसा जस्टिफाई कर देना कि वो गोल्डन पीरियड है, तो वो बाकी पीरियड्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता है ना, इसलिए। बट यस, कनिष्क का जो पार्ट है हिस्ट्री में वो उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसलिए कनिष्क को छोड़ के मत जाना। तो कनिष्क वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म, वैष्णविज्म, महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म। देखो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन छूट जाए, खोट छोड़ के आओगे, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, अभी बैठे रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि सब ने ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएगा, जो वो बोल के आएगा बुद्धिज्म है भाई, बुद्धिज्म है, पर कौन सा वाला है पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। महायान बुद्धिज्म, महायान। अब देखो महायान भी क्यों फॉलो करते थे कनिष्क, उसके पीछे भी अपना एक रीजन है। ऐसे ही नहीं कोई भी राजा कुछ भी फॉलो कर लेगा, जैनिज्म नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं जैनिज्म फॉलो करूंगा, 4 दिन बाद बोले नहीं नहीं आज तो मैं शैविज्म फॉलो करूंगा, नहीं आज से मैं शक्तिज्म फॉलो करूंगा, आज से मैं भगवतीज्म फॉलो, ऐसा नहीं होता। कोई भी रिलीजन अगर कोई राजा अपने मन से फॉलो कर रहा है, उसे पेट्रोनाइज कर रहा है, तो उसका एक रीजन होता है, ठीक है। तो कनिष्क का भी एक रीजन था जिसके ऊपर काफी अलग लेक्चर बन सकता है पूरा, ठीक है। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। महायान बुद्धिज्म उस टाइम पे काफी प्रेवलेंट रिलीजन था इन दी सोसाइटी, ठीक है। छोटा सा हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, तो आप चाहो तो और डिटेल में पढ़ सकते हो उस पर। द फिलोसफी ऑफ उपनिषदास एम्फसाइजेस ऑन, उपनिषदों का दर्शन इस बात पर जोर देता है, किस बात पर? भक्ति, ज्ञान, कर्म, तप। भक्ति, ज्ञान,
कर्म तप किस चीज पे जोर देता है उपनिषद? ठीक है, उपनिषदों का दर्शन किस बात पर जोर देता है? देखो, अगर आपने उपनिषद नहीं भी पढ़े हैं, उपनिषद को एक चीज और से जाना जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी फिलोसफिकल गुरुज हो रखे ना यूट्यूब पे, मुझे लगता है उपनिषद पूरे कभी पढ़े भी होंगे। खैर छोड़ो, वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है अभी। तो द फिलोसफी ऑफ उपनिषद एम्फसाइजेज ऑन, किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? भक्ति, ज्ञान, कर्म, तप। देखो, जब आप ज्ञान और कर्म की बात करोगे ना, ज्ञान और कर्म, तो ज्ञान और कर्म की बड़ी लड़ाई चली है वैदिक एज में, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ठीक है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो उपनिषद जो फॉलो करते हैं वो एम्फसाइज करते हैं ज्ञान पे। ठीक है, सारी लड़ाई किसकी है? फिलॉसफी की सारी लड़ाई किसकी है? परमात्मा तक जानने की। मतलब कि जो फिलॉसफी में राइट वर्ड जो हिंदुइज्म फिलॉसफी में है वो है ब्रह्म को पाने की, है ना। ब्रह्म मतलब कोई भी ऐसा भगवान नहीं, नॉट इन दी गॉड फॉर्म, बट एक ऐसा हायर स्टेट जो कि अदर ह्यूमन बीइंग से थोड़ा हायर स्टेज पे होता है इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल। ठीक है, तो उसको पाने की पूरी लड़ाई है। अब देखो, उस ब्रह्म तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो आप तप करो, जाप करो, पूरे यज्ञ करवाओ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाओ, महायज्ञ करवाओ, या तो उस तरह से आप ब्रह्म को पालो, या आप ज्ञान अर्जित करके ब्रह्म को पाओ। तो उपनिषद जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो करते हैं ज्ञान पे, असली जो ज्ञान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वेदों का जो असली ज्ञान है वो कहाँ आगे मिलता है, कि वेदों का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आपने उपनिषदों को पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, उपनिषद पे आके आपका ज्ञान पूरा होता है, और जब वो ज्ञान पूरा होता है तब एक व्यक्ति जाके ब्रह्म के लायक बन पाता है कि वो ब्रह्म को जाके पा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द आर्यंस केम टू इंडिया एज। देखो, अगर जिसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी होगी वो क्वेश्चन गलत करके आएगा, ये मुझे पूरा 100% श्योर है कि जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी ठीक से वो क्वेश्चन पक्का गलत करके आएगा। इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, मर्चेंट्स एंड नोमैड्स। आक्रमणकारी, पलायनकारी या शरणार्थी, मर्चेंट्स एंड नोमैड्स। इसका हिंदी अभी नहीं आ रहा है, इसका हिंदी आप लोग कर लीजिएगा, सॉरी एक ऑप्शन के लिए। बाकी आर्यंस, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक थ्योरी है इमिग्रेशन थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरीज हैं बेसिकली, इमिग्रेशन थ्योरी और आर्यन इन्वेडर्स थ्योरी। जिसने दोनों थ्योरीज पढ़ी होंगी, उनके प्रपोजर पढ़े होंगे, उसको बड़ी आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़े होंगे वो इन्वेडर ही लगाएगा ऑब्वियसली। देखो, आर्यंस डिडंट केम एज इन्वेडर्स। ठीक है, आर्यन इन्वेडर्स थ्योरी का भी पढ़ना। तो जिन्होंने सबसे पहली बार दी थी उन्होंने अपना व्यू चेंज कर दिया था, फिर बाद में वो थ्योरी और एक्सपेंड हुई, जस्ट बिकॉज रेशियल लाइन्स पे बनी थी तो इसलिए बहुत फेमस हुई। बट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है इमिग्रेंट्स। ठीक है, इमिग्रेंट्स आंसर है। दे केम एज इमिग्रेंट्स इन वेरियस वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स। जो फाइनली कंक्लूसिव एविडेंसेस जो मिलते हैं वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आर्यंस काफ़ी सारी वेव्स में आए थे। पहले 1000 आ गए, फिर 2-2500 आ गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चरक संहिता इज अ ट्रीटाइज ऑन। चरक संहिता किस पर एक ग्रंथ है? किस पर ग्रंथ है? संस्कृत ग्रामर पे, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। संस्कृत ग्रामर पे है, ज्योतिष शास्त्र पे है, खगोल शास्त्र पे है, या मेडिसिन पर है। ठीक है, दवाइयों पर। बताइए, चरक संहिता एंशियंट इंडिया के लिटरेरी सोर्सेज और एंशियंट इंडिया का लिटरेचर कोई भूल के नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये याद रखना, अगर एंशियंट इंडिया का लिटरेचर भूल के जा रहे हो ना तो अपना सिलेक्शन भूल जाना टॉप यूनिवर्सिटी में। एंशियंट इंडिया के लिटरेचर से हर साल 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप एक लिटरेरी सोर्स पढ़ते हो तो सिर्फ आप लिटरेरी सोर्स नहीं पढ़ रहे हो, वो सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन जिस डायनेस्टी के रिगार्डिंग मिल रही होती है आप वो भी पढ़ते हो। ठीक है, तो इसलिए लिटरेरी सोर्सेज बिल्कुल मत छोड़ के जाना। चरक संहिता इज अ ट्रीटाइज ऑन इट्स ऑन मेडिसिन। ठीक है, सर्जरी, अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, कि किस इंस्ट्रूमेंट का कितना साइज होना चाहिए ये तक लिखा हुआ है चरक संहिता में। ठीक है, ये याद रखेंगे सब लोग। ये थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा खेल लिया इसमें कि चलो थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन आया था। विच वॉज द मेन मार्केट ऑफ द कुशाना पीरियड। कुशाना पीरियड का मेन मार्केट कौन सा होता था? रेफरेंस बुक्स में नहीं ऑब्वियसली। ठीक है,
थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे, जब आर्टिकल्स वगैरह जब पढ़ोगे स्कॉलर्स के तो मिल जाएगा। तो ऐसे ही हंसने खेलने के लिए डाल दिया आखिरी क्वेश्चन। नहीं भी आता है तो टेंशन मत लेना। कुषाण काल का मुख्य बाजार कौन सा था? ठीक है, मैंने बोला ना कनिष्का की डायनेस्टी और कनिष्क, बिल्कुल मत भूल के जाना। ठीक है, विच वॉज द मेन मार्केट ऑफ द कुषाणा पीरियड? भरूच, बेग्राम, कारकाई, नन ऑफ द अबव। कारकाई कहाँ का था ये कमेंट में बताना, कारकाई कहाँ का मेन मार्केट था, ठीक है, या कारकाई मार्केट की क्या खासियत थी और कहाँ पे वो सिचुएटेड था, ये कमेंट में बताना। पढ़ाई करना इन मार्केट्स के बारे में, ठीक है। कभी कभी अगर एनटीए का मन कर गया कि बच्चों से खेलना ही है तो कमी नहीं है फिर एनटीए के पास। एनटीए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि बस बैठे रह जाओगे पेपर में, ठीक है। विच वॉज द मेन मार्केट ऑफ द कुषाणा पीरियड? आंसर है बेग्राम, ठीक है, बेग्राम आंसर है। तो ये आज के लिए 10 एमसीक्यू है, एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और बीच में एक मैराथन सेशन भी आएगा जब 2 घंटे का सेशन हुआ करेगा आपका एमसीक्यू का, प्योर एमसीक्यू, 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप, ठीक है, आने वाले टाइम में आएगा। और एमसीक्यू सेशंस और अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन एग्जाम वर्ट ऐप पे आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए क्लासेस स्टार्ट है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम में। अगर आप लोग लास्ट टाइम पर रश नहीं करना चाहते तो प्लीज़ डू ज्वाइन दी बैचेस। लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ है ऐप पर अवेलेबल, ठीक है, सीवीटी पीजी हिस्ट्री के लिए। ओके, तो ये था आज का एमसीक्यू सेशन। आने वाले टाइम में और भी एमसीक्यू सेशंस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन टुडे।